गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITube क्लासेस। दोस्तों, आज है सितंबर 13, 2021, मंडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं अपने फ्रंट पेज से। देखिए, पहले पेज पे तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको आप कंप्लीटली यहाँ पे छोड़ सकते हो। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है आपके इंडिया एक्नॉलेजेस तालिबान होल्ड पोजीशंस ऑफ पावर अथॉरिटी। तो आप इसको GS पेपर 2 से कवर कर सकते हो, IR वाले पोर्शन से। देखिए, साफ साफ ये कह रहा है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर संडे को एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है द पोजीशन ऑफ पावर एंड द अथॉरिटी अक्रॉस अफगानिस्तान। यानी कि इंडिया ने तालिबान को अभी एक लेजिटिमेट फोर्स मान लिया है अफगानिस्तान के अंदर में, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ एक हम लोगों ने एक स्टेटमेंट इशू किया है। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये जितनी भी कंट्री हैं ये मान के चल चुके हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ही एक प्रॉपर फोर्स है जिसके साथ हमें फ्यूचर में डील करना पड़ेगा। अब ये कहाँ पे किया गया? ये किया गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 2+2 टॉक्स में। देखिए, 2+2 टॉक्स क्या होती हैं, इसका मीनिंग भी आपको बता दिया गया है। इट इज एनी इन्वॉल्वमेंट और अ डायलॉग विच इन्वॉल्व्स फॉरेन एंड द डिफेंस मिनिस्टर। 2+2 मतलब 2 मिनिस्टर हमारे होंगे, 2 मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के होंगे। हमारे कौन से मिनिस्टर थे? फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। जनरली जो 2+2 टॉक्स होती हैं इसमें 2 मिनिस्टर होते हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। इससे पहले भी जापान के साथ हम लोग 2+2 टॉक करते हैं, USA के साथ भी हम लोग 2+2 टॉक करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोग 2+2 टॉक करते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या हम रशिया के साथ भी 2+2 टॉक करते हैं या नहीं करते हैं। तो किसी कंट्री के साथ अगर हम लोग 2+2 टॉक करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन नहीं होता है, वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी होता है। हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग डिफेंस स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करते हैं। तो 2+2 मतलब होता है ना कि एक दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने वाली बात होती है। तो यहाँ पे दोस्ती को रिश्तेदारी में बदली जाती है, आपका जो रिश्ता है वो एक स्टेप आगे चला जाता है। तो आपको मुझे बताना है क्या हम लोग रशिया के साथ भी 2+2 टॉक करते हैं कि नहीं करते हैं। अगली न्यूज़ कहाँ से? देखो, वैसे तो मैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ आपको कभी करवाता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट होता है तो वो भी आपको स्पोर्ट्स में कई बार, UPSC में तो शायद ही ना पूछे वो, लेकिन जो दूसरे एग्जाम अगर आप देते हो, स्टेट PCS वगैरह कुछ भी, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, 44 ईयर्स के सूखे के बाद ब्रिटेन की एक इंग्लिश वुमन ने एक खिताब जीता है US ओपन का। और दोस्तों, ये सिर्फ 18 साल की हैं। आप सोच के देखो कि जब हम 18 साल के तो हम लोग क्या कर रहे थे, और ये 18 साल की क्या कर रही हैं? US ओपन फाइनल इन्होंने जीत लिया है। गेटिंग दिस पॉइंट? लास्ट टाइम अगर किसी इंग्लिश वीमेन ने कोई टेनिस का मेजर इवेंट जीता था, वो जीता था विंबलडन 1917। वर्जीनिया वेड उनका नाम था जिन्होंने जीता था। तो आपको इनका नाम याद रख लेना है। इससे पहले ये इंडिया में भी आई हैं। इंडिया में डेक्कन जिमखाना क्लब पुणे वगैरह में इन्होंने जीता था। खैर, इसको तो आप छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनका नाम पता होना चाहिए। इनका नाम है एम्मा रैडुकोनू, ये इनका नाम है भैया। तो आप इनका नाम याद रख लेना। सिर्फ 18 साल की हैं, US ओपन इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम बस आपको इसीलिए बता रहा हूँ आपको। हरियाणा गवर्नमेंट पैनल सजेस्ट रीडिफाइनिंग अरावलीज विल श्रिंक प्रोटेक्टेड एरियाज। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, 1992 में की जो सरकार थी उस समय पे उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था और उसमें ये कहा गया था कि अरावली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती है दैट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज हैम्परिंग, इट इज डिस्ट्रॉइंग द अरावलीज। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अरावली वर्ड का यूज नहीं किया है, दैट इज द प्रॉब्लम। अरावली वर्ड का यूज करेंगे वो तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। उन्होंने यूज किया था गैर मुमकिन पहाड़, मतलब अनकल्टीवेबल हिली एरियाज। अब इसी का यूज करके जो प्रेजेंट की सरकार है 1992 के नोटिफिकेशन का यूज करके ये कह रही है कि अरावली वर्ड का क्योंकि यूज नहीं किया गया है, इसीलिए हम अरावली में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं।
हम सिर्फ उन्हीं एरियाज में कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे जो अनकल्टिवेबल हिली एरियाज होते हैं, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह पॉसिबल नहीं होती है, वो सारी की सारी चीज़ें। अदरवाइज हम वहाँ पे एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। अब इसका बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके बाद सरकार अरावली को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वहाँ पे होटल बना सकती है, अम्यूजमेंट पार्क बना सकती है। तो वो थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था। कोई फ्यूचर में अगर कोई एडिटोरियल आता है तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। ये वाला एडिटोरियल आज हम लोग करने वाले हैं द आत्मनिर्भर चैलेंज, लेकिन अभी नहीं, सबसे एंड में आपको इसको मैं करवाऊंगा। एक रिकमेंडेड है ये आपके लिए, एडिटोरियल सेक्शन में ये आपको करना है, ठीक है। जीडीपी इज अनलाइकली टू रीच प्री कोविड लेवल इन ऑनगोइंग क्वार्टर बट अपटिक इन वैक्सीनेशन कुड ब्रिज द गैप इन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। इनका कहना है कि ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि हमारी जीडीपी वो प्री कोविड लेवल पे जल्दी से पहुंच जाएगी अगले क्वार्टर में। क्वार्टर मतलब जैसे हमारे यहाँ पे 4 क्वार्टर होते हैं ना साल भर में, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हमारे पास यहाँ पे 4 क्वार्टर होते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि अगर वैक्सीनेशन हम लोगों ने फास्ट कर दिया तो शायद अगले क्वार्टर में हम लोग उसको थोड़ा कम कर सकते हैं गैप को। तो थोड़ा सा अगर आपको इकोनॉमी सेक्शन पढ़ने में इंटरेस्टेड हो आप, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। हालांकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वो फैक्चुअल दी हुई है। पहले आपको मैं पास्ट में इसको करवा चुका हूँ, इसलिए इसको मैंने आपको रिकमेंडेड बोला है। करवाऊंगा नहीं, करवाऊंगा मैं आपको दूसरा पाम ऑयल वाला, ठीक है। अगली जो हमारा सेक्शन आता है पेज नंबर 10 से, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। भैया बिल्कुल आज कुछ खास नहीं है इसमें, टोटली यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ आपको दिख रही होंगी, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। एक्सप्रेस नेटवर्क में भी कोई खास न्यूज़ यहाँ पे नहीं है, पेज नंबर 11 में आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन जो एक न्यूज़ है जो आपको यहाँ पे करनी है वो है ये। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, स्पेशली अगर सीजेआई अगर कुछ बोलते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे जो प्रेजेंट जो सीजेआई हैं, सीजेआई NV रमन्ना, इनका नाम आपने याद रख लेना है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक इवेंट था 22nd फाउंडेशन सेलिब्रेशन ऑफ द विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में, इन्होंने इसमें कुछ खास बात बोली है विवेकानंद जी को लेके। इन्होंने कहा कि विवेकानंद एडवोकेटेड सेक्युलरिज्म। देखिए वर्ड है यहाँ पे एडवोकेटेड। एडवोकेट का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी की फेवर लेना, है ना। कोई एडवोकेट, जैसे आपको कोई एडवोकेट होता है, आपको कोई केस चल रहा है तो हमेशा आपकी फेवर ही लेता है। तो एडवोकेट मतलब किसी की फेवर करना, उसके सपोर्ट में बोलना। ही इज सेइंग दैट स्वामी विवेकानंद एडवोकेटेड सेक्युलरिज्म। बहुत सारे लोग इस चीज को मानते नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन के बारे में बात किया, उन्होंने ये कहा कि हिंदू रिलीजन सबसे बेस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते थे। उनका यह कहना था कि जो रिलीजन होते हैं इट इज़ मेड फॉर द कॉमन गुड, और कॉमन में तो सभी आते हैं, वीमेन आती हैं, बच्चे आते हैं, दलित आते हैं, मुस्लिम आते हैं, जैन आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, भैया उसके अंदर तो सभी आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में वर्ल्ड रिलीजन जो पार्लियामेंट हुआ था शिकागो के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट किया था। वहां पे जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का उन्होंने आइडिया पेश किया। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मतलब सभी के सभी अपनी जगह पे अच्छे हैं, सभी के सभी को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो दुनिया में डाइवर्सिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि उस समय 1983 की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया में वाइट सुप्रीमेसी को लेके जो है बड़ी डिबेट चल रही थी। वाइट सुप्रीमेसी के चक्कर में जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्री को जो है उनको स्लेव बना रही थी, इंपीरियलिज्म बढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि वाइट हो चाहे ब्राउन हो चाहे ब्लैक हो, भैया सभी अपनी जगह पे सही हैं, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात कही थी। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये तो बात यहाँ पे है। उन्होंने ये कहा दैट ही एडवोकेटेड सेकुलरिज्म एज ही फोरसो द इवेंट ऑफ द अनफोल्ड। हालांकि ये बात 1980s की है, उसके बावजूद भी स्वामी विवेकानंद ने ऐसा लग रहा था कि उन्होंने फ्यूचर देख लिया है कि इंडिया में फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। उसको देख के स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमें रिलीजियस टॉलरेंस, ये वर्ड इन्होंने खासकर यहाँ पे यूज़ किया है, टॉलरेंस की बात की थी, क्योंकि सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं था। सो विवेकानंद जी ने कहा कि जितने भी इंडिया में लोग हैं, चाहे वो अलग धर्मों के हों, जातियों के हों, सबको एक साथ मिलके रहना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो वेदांता फिलॉसफी, जो एंशिएंट वेदांता फिलॉसफी है उसके बिलीवर थे और उसकी ही बात करते थे। वेदांता फिलॉसफी क्या है?
ये आप सबको पता है, आप इसको पढ़ते हो। इंडिया में 6 फिलोसफिकल स्कूल होते हैं, जिनमें से एक वेदांता भी होता है। वेदांत का मतलब होता है वेद प्लस अंत, यानी कि वेदों का कंक्लूजन है ये। तो जितने हमारे 4 वेद है ना, आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, आप मुझे ये बताओगे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है चारों में से। तो ये जो वेदांत है ना, सबसे आखिर में लिखे गए वेदों का कंक्लूजन होता है। वेदांत भी हमारे पास कई तरह के होते हैं। एक होता है अद्वैत। अद्वैत को दिया था श्री आदि शंकराचार्य ने, और उनके गुरु थे जो है, ठीक है, गौड़पाद, उन्होंने दिया था। तो इन 2 लोगों ने अद्वैत दिया था। उसके बाद आता है विशिष्ट अद्वैतवाद, इसको दिया था रामानुजा ने। उसके बाद आता है द्वैतवाद, इसको दिया था माधवाचार्य ने। और सबसे एंड में आता है मॉडर्न वेदांता, जिसको दिया गया था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो एक बात तो यह है कि वेदांता की जितनी भी अलग अलग फिलोसफी होती हैं, ये सब वेदों में बिलीव करते हैं। ये सब बिलीव करते हैं कि एक सुपर क्रिएटर है। सुपर क्रिएटर इन द सेंस कि सुपर क्रिएटर जो एनर्जी होती है वो होती है। एक जीव होते हैं जो हमारे जैसे लोग होते हैं। तो ये उसके बीच में रिलेशनशिप का जो है दिखाता है अलग अलग तरीके से, है ना। भगवान के बीच में, मनुष्य के बीच में, जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, उनके बीच में भी दिखाता है। तो ये वेदांता फिलोसफी बड़ी डीप फिलोसफी होती है। लेकिन जो मॉडर्न वेदांता फिलोसफी है, इट इज़ प्रोपाउंडेड एंड एक्सपेंडेड बाय मिस्टर विवेकानंद। गुरु विवेकानंद जी ने इसको एक्सपेंड किया था। उसके अलावा इन्होंने और भी कई बातें बोली हैं। इन्होंने ये कहा कि भैया जो प्रेजेंट टाइम में जो समस्याएं चल रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो सेकुलरिज्म है, जो टॉलरेंस है, वो कोई एक दिन में नहीं आया है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो पुराने फोर फादर्स थे, जैसे बिरसा मुंडा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है, तब जाके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तब जाके इंडिया की वैल्यूज़ डिवेलप हुई हैं। तो हमारा जो यूथ है उसको अपने जो है इसके बारे में भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों ने अपनी जान दी है इस देश को बनाने के लिए। तो हमारे जो यूथ हैं, आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हमें टॉलरेंस को फॉलो करना चाहिए, हमें सेकुलरिज्म को फॉलो करना चाहिए और कॉमन गुड की बात करनी चाहिए। तभी हमारा कंट्री जो है एक आगे प्रोस्पेरस कंट्री और एक सोसाइटी, मैच्योर सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी बन के रहेगी। ऐसा कहा है CGI ने। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। चलिए, ये एक्सप्रेस में तो कुछ नहीं है करने को। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये काम आ जाएगा, एग्जाम्पल वगैरह देने के काम आ जाएगा। GS पेपर 3 से आप इसको कवर कर सकते हो इकोनॉमी वाले सेक्शन से। देखिए, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। बिहार में गांव है जिसका नाम है शहजादपुर, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये मोस्टली मॉनसून के टाइम में जो है वाटर यहाँ पे फ्लड आता है और ये पूरे का पूरा एरिया जो है वाटर सबमर्ज हो जाता है। अब जब भैया फ्लड ही आ गया, सबमर्ज हो गया, तो बेचारे गांव वाले क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। तो ये कई 100 एकड़ जमीन ऐसी थी जो वेस्ट हो रही थी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने एक इनिशिएटिव चलाया, ये 2010 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया और उन्होंने कहा कि जब ये वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाता है, क्यों ना यहाँ पे फिशरी की जाए। उस समय से लेके आज तक इस बात को 10-12 साल हो गए हैं और इस गांव वाले ने वहां पे फिशरी करना स्टार्ट कर दिया। और आज के समय में गांव में 3 करोड़ रुपए का भैया सालाना प्रॉफिट होता है। तो सोच के देखो, कभी के समय में जो लैंड इतनी अनप्रोडक्टिव थी, आज वहां पे 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी यहाँ के किसान तेलंगाना वगैरह में, आंध्र प्रदेश में ट्रेनिंग लेने के लिए भी जाते हैं कि कैसे फिशरी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी जिसमें कहा जाता है, आपदा में अवसर। जब आपके सामने मुसीबतें आती हैं, जब आपके ऊपर चैलेंज आता है, उस समय उस चैलेंज को आप कैसे हैंडल करते हो और अपने टारगेट को अचीव करते हो, दैट इज कॉल्ड आपदा में अवसर। तो इनके ऊपर तो बेचारों के ऊपर ही आपदा थी, लेकिन इसको इन्होंने अवसर में चेंज कर लिया। हमारे लिए भी एक तरह का लेसन है। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन आप उनको कैसे डील करते हो, कैसे उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हो, दैट इज आपदा में अवसर। तो इसको कहीं ना कहीं आप एग्जाम्पल वगैरह में देने के आपके काम आ सकता है। अगला जो है वो है एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है, द थ्रेट एंड द प्रोसेस। ये तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये तो काफ़ी पुराना हो चुका है। बैटल ऑफ सारागढ़ी की इसकी मूवी आपने देखी होगी, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, है ना। तो अगर आपने वो मूवी देखी है, उसका नाम था केसरी।
तो आपने ये बैटल ऑफ सारागढ़ी की कहानी उसमें सुनी होगी, मूवी में देखा होगा। हालांकि उस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फिक्शन भी था, 100% रियलिटी नहीं थी, जैसा कि यूजुअली हमारी बॉलीवुड फिल्मों में होता है। मसाला डालने के लिए कुछ भी डाल देते हैं, कोई लव स्टोरी डाल देंगे, कोई आइटम सॉन्ग डाल देंगे ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है हमारे यहाँ पे। लेकिन अगर आप एक्चुअल कहानी के बारे में पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, एक बैटल हुई थी कहाँ पे, नॉर्थ जो वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जो पाकिस्तान का बिल्कुल नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया है, अफगानिस्तान के साथ लगता हुआ, वो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से एक फ्रीडम फाइटर हुए थे जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। गांधी जी के बड़े क्लोज हुआ करते थे, फ्रंटियर गांधी उनका नाम है। ज़रा आप इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो तो मज़ा ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सैनिक पोस्टेड थे, 21 सैनिक थे टोटल मिलाकर, इस 21 सोल्जर्स थे, और एक 22वां सोल्जर भी था जिसका नाम था दाद। वो एक पश्तून थे जो जनरली वहाँ पे सफाई वगैरह का काम वो सब करते थे। तो कुल मिला के 21-22 सोल्जर हुआ करते थे, और 8000 अफरीदी और उराकजी ट्राइबल लोगों ने वहाँ पे अटैक किया था। ये जो सोल्जर्स थे वो जो 36 बटालियन से थे, कम संख्या में थे, आउट नंबर थे, उसके बावजूद भी इन्होंने 6-7 घंटे तक उन अफगान ट्राइबल्स को रोक के रखा, और उसके बाद 2 दिन के बाद ब्रिटिशर्स ने उस फोर्ट को दोबारा से कैप्चर कर लिया। देखिए थोड़ी लोकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका आता है यहाँ पे, देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पेशावर है। तो ये है आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उस समय का। यहाँ पे आपको देख सकते हो बीच में है सारागढ़ी, इसके लेफ्ट में है फोर्ट गुलिस्तान, और इसके ईस्ट में है फोर्ट लोकहार्ट। तो सारंगढ़ी दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराता था। अगर सारागढ़ी को आपने कैप्चर कर लिया तो इसका मतलब फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लोकहार्ट के बीच की कनेक्टिविटी को तोड़ा जा सकता था। इसीलिए अफगान्स ने इसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन उन्होंने इसको रोक के रखा। इसे कहा जाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे बड़ी एक फाइट में से इसको माना जाता है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको बैकग्राउंड पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। इसके लिए जो है बहुत सारे, पंजाब गवर्नमेंट ने 2017 में डिसाइड किया था कि 12 सितंबर को सारागढ़ी डे सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसको हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। उसके अलावा जो है जो SGP होती है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये लोग भी ऑनर करते हैं आज के दिन सारागढ़ी के सोल्जर्स को। सो ये थी एक छोटी सी सारागढ़ी की कहानी। बाकी आपने मूवी में देखा होगा, कुछ ना कुछ आइडिया आपने लगा लिया होगा वहाँ से। दुनियादारी की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड में आज है तालिबान से वीमेन कैन स्टडी इन द जेंडर सेग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी। तो बात ऐसी है, जब 1996 में तालिबान ने सबसे पहले वहाँ पे कंट्रोल किया था पहली बार, उस समय उन्होंने वीमेन एजुकेशन के ऊपर कंप्लीटली बैन कर दिया था, म्यूजिक के ऊपर बैन कर दिया था। लेकिन इस बार तालिबान ने ऐसा नहीं किया है। तालिबान ने कहा है कि वीमेन वो पढ़ सकती हैं, यूनिवर्सिटी में जा सकती हैं, कॉलेज में जा सकती हैं, इवन फॉर द हायर एजुकेशन। लेकिन वो जब क्लास में जाएंगी दैट वुड बी सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू द जेंडर। मतलब मेल और फीमेल स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठ सकते, उनके बीच में पर्दा लगाया जाएगा, एक तरफ वीमेन बैठेंगी, एक तरफ मैन बैठेंगे, और ऊपर से उनको अपनी पूरी बॉडी को मतलब हिजाब बुर्का पहनना कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी है। अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या उस बुर्के में उनको अपना फेस भी कवर करना है कि नहीं करना है, लेकिन उन्होंने ये कहा है दैट वी विल नॉट अलाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स टू स्टडी टुगेदर। भैया एक साथ नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। एक समस्या और भी दोस्तों हमारे सामने है, वो ये है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर तालिबान क्या अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या होता है, एक क्रीडेंशियल्स कमेटी होती है। ये क्रेडेंशियल्स कमेटी क्या करती है, ये उन कंट्रीज को आइडेंटिफाई करती है जो यूएन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9 मेंबर ग्रुप होता है ये। अब इसके सामने ये समस्या है कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच वाज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द यूनाइटेड नेशंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या तालिबान रिप्रेजेंट कर सकता है अफगानिस्तान को? और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है, यहाँ पे बात हम लोग म्यांमार की भी कर रहे हैं। यू नो वेरी वेल कि म्यांमार के अंदर क्या चल रहा है। वहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया है, वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी आंग सांग सू की, है ना, उनकी गवर्नमेंट को वहाँ से हटा दिया गया है और मिलिट्री ने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया है। तो ये भी समस्या है कि म्यांमार की जो मिलिट्री, जिसे जनता कहा जाता है, GUNTA,
क्या वो म्यांमार को रिप्रेजेंट कर सकती है एज अ लीगल फोर्स, एज अ लीगल आइडेंटिटी? तो इस समय यूनाइटेड नेशन के सामने ये समस्या है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये तो फ्यूचर में ही देखना रहेगा। उसके अलावा जो अगली न्यूज़ है हमारी, आप इसको जीएस पेपर 2 से कवर कर सकते हो, इंटरनेशनल जो है रिलेशन से। बात ऐसी है कि ईरान के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी P5+ कंट्रीज़ हैं, ये ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रही थी, अग्रीमेंट कर रही थी। हालांकि ट्रंप ने ईरान के अग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर लिया था, लेकिन बाइडेन ने दोबारा उसको ज्वाइन कर लिया है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन हमारे पास जो IAEA होता है, ठीक है, IAEA ने क्या किया, ईरान के अंदर कुछ ऐसी पुरानी साइट थी जिनको बंद कर दिया गया था ईरान ने, लेकिन अभी जब वहाँ पे लेटेस्ट इंस्पेक्शन किया गया, वहाँ पे कुछ न्यूक्लियर के ट्रेसिस पाए गए। मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर जो यूरेनियम था उसके रेडिएशंस पाए गए। अब जब ईरान ने वो साइट बंद कर दी है तो भैया वहाँ पे रेडिएशन मिलने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि ईरान कहीं ना कहीं चोरी छिपे वहाँ पे अभी भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो न्यूक्लियर को एनरिच करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब तो यही है। तो जब IAEA ने ये पूछा ईरान को कि भैया हमें बताइए वो जो ट्रेसेस मिले हैं यूरेनियम के, उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो ईरान उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब यूनाइटेड नेशन ने, जब IAEA ने उसको फोर्स किया, तो ईरान ने ये कह दिया है कि वहाँ के जो मॉनिटरिंग कैमराज हैं, मतलब CCTV कैमरा वगैरह हैं, अभी वहाँ पे CCTV कैमराज लगाए जाएंगे। CCTV कैमराज की एक्सेस जो यूनाइटेड नेशन को दी जाएगी, मतलब IAEA को दी जाएगी, और वो वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं 24 आवर्स के वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पुराने वाले जो वहाँ पे मॉनिटरिंग डिवाइसेस थी उनको सबको चेंज किया जाएगा। उनके जो मेमोरी कार्ड्स हैं वो अभी कंट्रोल कौन करेगा? IAEA करेगा, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं। ईरान की करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है और ईरान चाहता है कि जो उसके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो कम किए जाएं, इसलिए ईरान थोड़ा ये करना चाहता है। लेकिन चोरी छिपे ऐसा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको मैं 1-2 साइट दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए 1-2 साइट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो ईरान की साइट हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वगैरह बनाए जाते हैं। देखिए ये ईरान है आपका, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट है ईरान में जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज़ की जा रही है वो है ये नटांज। ये सबसे इम्पोर्टेंट साइट है, ये आपको याद रख लेना है कि नटांज कौन सी कंट्री में है। एग्जाम में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा जो ये आपको नज़र आता है ये है सागंड। सागंड जो है वहाँ पे यूरेनियम की माइनिंग की जाती है, तो यहाँ से यूरेनियम को माइनिंग करके नटांज में लाया जाता है और यहाँ पे उसको एनरिच किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। हालांकि ईरान अभी बना नहीं पाया है और ईरान ये कहता है कि मैं बना भी नहीं रहा हूँ, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ ये डर रही हैं कि कहीं ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले। और अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया दोस्तों, तो मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया की इक्वेशन बदल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सऊदी अरेबिया भी है और सऊदी अरेबिया ईरान अमेरिका को बोलेगा कि मुझे प्रोटेक्शन करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब दीजिए। और मिडिल ईस्ट कंट्री में आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ के जो डिक्टेटर लोग होते हैं, जो किंग होते हैं, डेमोक्रेसी तो है नहीं भैया, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं और कब वहाँ पर लड़ाई छिड़ जाएगी वी नेवर नो। तो ये थोड़ा सा जो है आपको IR वाले पोर्शन से कर सकते हो। इकोनॉमी वाले सेक्शन से आप क्या कर सकते हो, देखिए GS पेपर 3 में पोस्ट सुप्रीम कोर्ट नज गवर्नमेंट अपॉइंट्स 31 मेंबर्स टू द NCLT एंड द ITAT। आप इसको GS पेपर 2 से पॉलिटी वाले सेक्शन से भी कवर कर सकते हो और GS पेपर 3 से भी कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है ट्रिब्यूनल्स की बात वो कर रहा है, कंपनी ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया था और उसमें ये कहा था कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर सरकार अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सरकार को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट करे, लेकिन सरकार नहीं कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर इज़ नो रिस्पेक्ट फॉर द जजमेंट इन दिस कोर्ट। बड़ा दुख हो के साथ साथ CGI ने ये बात कही थी। फाइनली सरकार थोड़ा सा एक्टिव हुई है और उसने 10 से भी ज़्यादा मेंबर्स को अपॉइंट किया है एज इन द ट्रिब्यूनल्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर 31 लोगों को, 31 लोगों को अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ट्रिब्यूनल के बारे में मैं आपको पहले ही काफ़ी कुछ करवा चुका हूँ। ट्रिब्यूनल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे इनिशियली। आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इंडिया में जो ट्रिब्यूनल की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो कौन से साल में की गई थी, इन विच ईयर। हिंट आपको मैं देता हूँ, 1980s में की गई थी। आप ये बताओ 1982, 1984
1985 या 1987 कब की गई थी? इसके अलावा यू नीड टू टेल मी वन मोर क्वेश्चन, और ये है, आप मुझे ये बताओगे कि वो कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ट्रिब्यूनल्स को स्टार्ट किया गया था इंडिया में। ट्रिब्यूनल्स दोस्तों जजेस नहीं होते हैं, ट्रिब्यूनल्स कोर्ट नहीं होते हैं, ट्रिब्यूनल्स एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इशू पे अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है जुडिशरी के ही मेंबर होते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जस्टिस डिलीवर किया जा सके। तो ये था आज का पूरा मामला। अभी यह जो एडिटोरियल की बात करते हैं, तो हम एडिटोरियल में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे एन आत्मनिर्भरता चैलेंज। तो आत्मनिर्भर होने की हम लोग बात कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं इंडिया में जो हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनमें से सबसे बड़ी चीज़ है एडिबल ऑयल। अपनी कंट्री में हम लोग 60% से ज़्यादा एडिबल ऑयल इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। डोमेस्टिकली इंडिया में जो एडिबल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है वो किया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यानी कि आसाम वगैरह रीजन में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के अंदर। तो सरकार चाहती है कि हम इंडिया में एडिबल ऑयल को खुद प्रोड्यूस करें डोमेस्टिकली, ताकि हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। इसके लिए सरकार ने टारगेट किया है ऑयल पाम को, और इसके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, NEOMOP। 11,000 करोड़ रुपए इसके लिए उन्होंने सैंक्शन किए हैं। ठीक है, अब ऑयल पाम एक ऐसी क्रॉप है दोस्तों जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर भी चाहिए 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा का आपको यहाँ पे रेनफॉल भी चाहिए। अब ये कंडीशन इंडिया में कुछ ही जगह पे अवेलेबल होती है, जैसे आपको तेलंगाना वाले रीजन में चले जाओ या नॉर्थ ईस्ट रीजन में चले जाओ, अंडमान निकोबार में चले जाओ, वहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। सरकार का एम क्या है इस स्कीम के अंदर? सरकार का एम ये है कि 2025-2026 तक 6.5 लाख हेक्टेयर लैंड हम लोग एडिबल ऑयल के अंदर लेके आएंगे, जिसमें से 3.5 लाख हेक्टेयर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में लेके आएंगे, बाकी बची हुई जो है तेलंगाना और इधर उधर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। ऐसा इस स्कीम के अंदर एम किया गया है। इस स्कीम के अंदर किसानों की हेल्प हम लोग कैसे करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग देम इनपुट असिस्टेंस। जैसे उनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराएंगे, उनको कुछ इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। अगर इनपुट की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इनपुट असिस्टेंस ऑफ 20,000 to 2,900 पर हेक्टेयर, मतलब 20,000 से लेके 29,000 रुपया पर हेक्टेयर उनको दिया जाएगा प्लांटिंग मटेरियल के लिए, और उसके अलावा 12,500 रुपये पर हेक्टेयर 4 साल के लिए मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए भी उनकी हेल्प की जाएगी। उसके अलावा वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऑयल पाम इंडस्ट्री में हैं, जो 5 करोड़ रुपया उनको भी हेल्प करेगी सरकार। तो कहने का मतलब ये है कि जो किसान हैं, किसान के साथ साथ इंडस्ट्री की भी हेल्प करने वाली है सरकार। 11,000 करोड़ रुपए का बजट है भैया, काफ़ी अच्छा बजट है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है MSP की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रोक्योरमेंट और MSP पे फोकस किया जाता है वो है वीट, राइस और शुगर केन। एडिबल ऑयल के लिए जो हम ऑयल पाम ग्रो करेंगे, इसमें कोई भी MSP का प्रावधान नहीं है, मतलब किसानों को MSP नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों का ये कहना है क्योंकि इस पे MSP नहीं मिलेगा, इसकी वजह से शायद किसान ऑयल पाम को ग्रोथ करने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। सरकार ने यह कहा कि देखो, हम आपको MSP तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको हम लोग 14.3% ज़्यादा प्राइस देंगे आपकी पिछली 3 साल की एवरेज से। तो कहीं ना कहीं सरकार उनको कह रही है कि देखो MSP हम लोग नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अच्छा प्राइस हम लोग देंगे। तो शायद वो लोगों को मोटिवेट करने की, फार्मर को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के, जो ऑयल पाम है उसके प्राइस क्रैश हो जाते हैं, जिसमें ऑयल प्राइसेस के दाम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। उस केस में हम लोग किसानों को कैसे हेल्प करेंगे, ये यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या बताया गया इस एडिटोरियल में? यही बताया गया कि पहले बात तो आप उनको MSP दीजिए, जैसे आप वीट के ऊपर देते हो, राइस के ऊपर देते हो, इसी तरह से आप यहाँ पे भी MSP दीजिए, अच्छा MSP दीजिए। उसके अलावा जैसे वीट और राइस की प्रोक्योरमेंट की जाती है FCI के द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे ही आप इंश्योर करो कि आप एडिबल ऑयल का भी प्रोक्योरमेंट करोगे। आप उनको और ज़्यादा सब्सिडी दे सकते हो फर्टिलाइज़र वगैरह में, है ना। ग्लोबल कंपटीशन के लिए आप जो
पॉलिसीज लेके आते हो वो सिर्फ इंडिया पे ही फोकस मत करो, ग्लोबल कंपटीशन के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और हमारी जो प्रोक्योरमेंट और एमएसपी जो पॉलिसी होती हैं वो क्रॉप न्यूट्रल होनी चाहिए। किसी एक खास क्रॉप के ऊपर फोकस ना करने की बजाय पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, ऐसा इस एडिटोरियल के अंदर कहा गया है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन वो कुछ ऐसे बना सकता है कि डिस्कस द न्यूली लॉन्च्ड ऑयल पाम स्कीम, ठीक है, ऑयल पाम स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको इसको डिस्कस करना है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजन हैं। उसके अलावा आपके और भी ये बोल सकता है कि सजेस्ट सम मेजर्स टू इम्प्रूव द ऑयल पाम इंडस्ट्री इन इंडिया, ऐसे भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑयल पाम इंडस्ट्री इन इंडिया एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस इन द बैकड्रॉप ऑफ न्यूली लॉन्च्ड स्कीम बाय द गवर्नमेंट। इस तरह से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस एडिटोरियल से वो क्वेश्चन आपका हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारे यहाँ पे नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है ITOclasses_UPSC, आपको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो इसका नंबर भी आपको दिया हुआ है, आप बस उसके ऊपर एक मैसेज छोड़ें, आपको हम लिंक भेज देंगे। यहाँ पे आपको हम लोग डेली न्यूज़पेपर, करंट अफेयर और बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप हमारे इस इनिशिएटिव को फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करना चाहते हो तब भी आप हमें डोनेट कर सकते हो, नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।